पिछले वीडियो में हमने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एवं उसके राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया था। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध समझने का प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, कौन कौन सी संस्थाएं और कौन कौन से विभाग और कौन कौन से संगठनात्मक संरचनाएं हैं आरबीआई में जो इसके कार्यों को सफल बनाने में मदद करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की संगठनात्मक संरचना को हम 3 स्तरों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम स्तर पर केंद्रीय संचालक मंडल आता है, द्वितीय स्तर पर स्थानीय मंडल हैं एवं तृतीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संगठनात्मक एवं प्रबंध व्यवस्था में केंद्रीय संचालक मंडल शीर्ष संस्था है। यह बैंक के प्रबंध एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इसकी सदस्य संख्या 20 है। इसका गठन निम्न प्रकार से होता है। केंद्रीय संचालक मंडल में 4 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार का जो सदस्य होता है वो गवर्नर, द्वितीय प्रकार के सदस्यों में उप गवर्नर, तृतीय प्रकार के सदस्यों में संचालक निदेशक एवं चतुर्थ प्रकार के सदस्यों में सरकारी अधिकारी सम्मिलित होते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर गवर्नर की चर्चा करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता है। यह संचालक मंडल का अध्यक्ष एवं बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत सरकार के द्वारा की जा सकती है। कोई व्यक्ति एक बार गवर्नर नियुक्त होने के बाद भी अनवरत रूप से अन्य आने वाले अवधियों के लिए भी गवर्नर नियुक्त होता रह सकता है। केंद्रीय संचालक मंडल के दूसरे प्रकार के सदस्य उप गवर्नर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार 4 उप गवर्नर नियुक्त कर सकती है। इनकी जो पदावधि होती है या इनकी जो नियुक्ति होती है वह भी 5 वर्ष की समय अवधि के लिए की जा सकती है। साथ ही एक बार उप गवर्नर नियुक्त होने के बाद कोई व्यक्ति अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए भी उप गवर्नर नियुक्त हो सकता है, यानी अनवरत रूप से वह 5-5 वर्ष के लिए उप गवर्नर नियुक्त होता रह सकता है। केंद्रीय संचालक मंडल के तृतीय एवं चतुर्थ प्रकार के सदस्य संचालक अथवा निदेशक होते हैं। भारत सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में 15 संचालक नियुक्त किए जाते हैं। इनमें से 4 संचालक स्थानीय मंडलों से मनोनीत होते हैं तथा 10 संचालक एवं 1 सरकारी अधिकारी भारत सरकार अलग से मनोनीत करती है। भारत सरकार द्वारा मनोनीत होने वाले 10 संचालक सामान्यतः वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र एवं सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। संचालक के रूप में मनोनीत होने वाला सरकारी सदस्य वित्त सचिव होता है। भारत सरकार द्वारा मनोनीत होने वाले 10 संचालकों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। शेष समस्त संचालक पदेन होते हैं, अतः वे जब तक पद धारण करते हैं तब तक वे संचालक बने रहते हैं। जैसे जो सरकारी अधिकारी होता है वह जो अधिकारी वित्त सचिव होगा वही संचालक मंडल का सदस्य होगा। यदि उस विशिष्ट व्यक्ति का वित्त सचिव पद से स्थानांतरण हो जाता है अथवा सेवानिवृत्ति हो जाती है तो वह उसी तिथि से रिजर्व बैंक के संचालक मंडल का सदस्य भी नहीं रह जाएगा। अतः वह एक विशिष्ट पद को धारण करने के कारण संचालक मंडल का सदस्य है, इसलिए उसके पद पर रहने तक ही वह संचालक मंडल का सदस्य रहेगा। इसी प्रकार 4 सदस्य जो स्थानीय मंडलों से आते हैं वह भी स्थानीय मंडल के सदस्य होने के कारण केंद्रीय संचालक मंडल में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक वह स्थानीय मंडलों में सदस्य हैं तभी तक वह केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य रहेंगे। जब कभी वह स्थानीय मंडल के संचालक नहीं रहेंगे या स्थानीय मंडल के सदस्य नहीं रहेंगे तब वह केंद्रीय संचालक मंडल में भी अपना स्थान खो देंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक में किसी भी निर्णय के संबंध में मताधिकार के विशिष्ट प्रावधान हैं। ये विशिष्ट प्रावधान केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्यों में भेद उत्पन्न कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 उप गवर्नर तथा मनोनीत सरकारी अधिकारी केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों में भाग लेते हैं तथा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, परंतु इन 5 सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर केंद्रीय संचालक मंडल में अगर फिर से हम विभाजन करें तो 2 प्रकार के सदस्य उभर कर आते हैं। एक सदस्य वे हैं जो मताधिकार प्राप्त सदस्य हैं और दूसरे वे सदस्य हैं जिन्हें मताधिकार नहीं है। ऐसे 5 सदस्य हैं जिन्हें मताधिकार नहीं है और बाकी 15 सदस्यों को मताधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंध एवं संगठनात्मक ढांचे में द्वितीय स्थान पर स्थानीय मंडल आते हैं। अब भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को सरलीकृत करने के लिए और कार्यों के सफल संचालन करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मंडलों की स्थापना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में 4 स्थानीय मंडलों की स्थापना की गई है। प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये सदस्य व्यापार, उद्योग, कृषि एवं सहकारिता विषय के विशेषज्ञ होते हैं। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इन्हें पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है, यानी एक बार किसी सदस्य का 4 वर्ष का कालावधि पूरी हो जाने के बाद भी उसे अगले 4 वर्ष के लिए पुनः मनोनीत किया जा सकना संभव होता है। स्थानीय मंडल के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अपना अध्यक्ष चुनते हैं। स्थानीय मंडल केंद्रीय मंडल द्वारा सौंपे गए दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंध एवं संगठनात्मक ढांचे में तीसरे स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय सम्मिलित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और जैसा कि आप जान चुके हैं कि स्थानीय मंडल के 4 कार्यालय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय एवं स्थानीय मंडल कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य छोटे शहरों में जो अधिकांशतः विभिन्न राज्यों की राजधानियां हैं, वहां पर भी इसके स्थानीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ये कार्यालय श्रीनगर, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, गंगटोक, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर, भोपाल, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, पणजी, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि एवं तिरुवनंतपुरम में खोले गए हैं। देश में ऐसे स्थान जहां पर आरबीआई के शाखा कार्यालय या स्थानीय कार्यालय नहीं है, वहां पर आरबीआई को अपने कार्यों को संपादित करने के लिए एसबीआई का सहयोग लेना पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक उन क्षेत्रों में, उन शहरों में भारतीय रिजर्व बैंक के अभिकर्ता के रूप में इसके कार्यों को संपादित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने कार्यों का संपादन अनेक प्रशासनिक विभागों के माध्यम से संपादित करता है। ये विभाग ही इसकी कार्यात्मक शाखाएं या कार्यात्मक भुजाएं के रूप में जानी जाती हैं। इन विभागों में जो प्रमुख विभाग हैं उनमें मुद्रा प्रबंध विभाग, बैंकिंग विभाग, साख नियोजन विभाग, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, विनिमय नियंत्रण विभाग, विधि विभाग, कृषि साख विभाग, औद्योगिक साख विभाग, व्यय एवं बजट नियंत्रण विभाग, गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, सांख्यिकी विश्लेषण एवं कंप्यूटर सेवा विभाग एवं आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग सम्मिलित हैं। ये सभी विभाग भारतीय रिजर्व बैंक को उसकी मौद्रिक नीति को निर्धारित करने, लागू करने और उसके सफल संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। इन विभागों के अतिरिक्त आरबीआई के कार्मिक प्रबंध और संपदा प्रबंध के लिए भी कुछ
विभाग स्थापित किए गए हैं जो आरबीआई के आंतरिक प्रबंध से संबंधित हैं। धन्यवाद। आज हमने आरबीआई के संगठन एवं प्रबंध को देखा और समझा। कल अगले वीडियो में हम आरबीआई के कार्यों के संबंध में देखेंगे और किस प्रकार से आरबीआई के द्वारा अपने कार्यों को संपादित किया जाता है और आरबीआई के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं, यह हम कल वाले वीडियो में देखेंगे।